हेलो नमस्कार दोस्तों, माय सेल्फ सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हमारी इस मुहिम को और आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रखा गया है, जो कि जो हमने कार्यपालिका, भारतीय संघीय कार्यपालिका जो हमारा मुख्य टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक का आज लगभग अंतिम पोर्शन पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो हम भारत की संघीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, उनमें हमारे मुख्य मुख्य कार्यपालिका के अंग कौन कौन से होते हैं। उनमें पहला है राष्ट्रपति, दूसरे हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे हैं मंत्रिपरिषद, चौथे है महान्यायवादी। तो इन चारों पर ही आधारित है हमारी संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रखा गया है जिसके दो पोर्शन बना रखे हैं। एक है कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल और दूसरे हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि ये है तो दोनों ही मंत्रिपरिषद के ही पोर्शन, लेकिन इनसे रिलेटेड हमें थोड़ी डेप्थ जानकारी की जरूरत होती है। ये जानकारी केवल एज ए स्टूडेंट ही नहीं, एस्पिरेंट के रूप में ही नहीं, हमें एक नागरिक के रूप में भी पता होनी चाहिए। क्योंकि ये हमारी जो वर्तमान सरकार है, यानी कि कोई भी सरकार है, सरकार के अनिवार्य भाग हैं। तो इनके बारे में थोड़ी अलग से एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर आज की ये क्लास रखी गई है। और आई होप कि मैं अपनी इस जो विचारधारा मैं रखता हूं अपनी इन टॉपिकों से रिलेटेड, वो आप तक पहुंचाने में जरूर सफल होऊंगा। तो आइए मिलकर आज के हमारे इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे टॉपिक का आज का जो नाम रखा गया है, उसका पहला पोर्शन है मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट। कैबिनेट ये वो हैं जो कि एक्चुअल में सरकार होती है। क्योंकि हम जितने भी सरकार के बारे में सुनते हैं, जिनको हम व्यक्तिगत रूप से मंत्री के पद के रूप में भी, वैसे तो मंत्री 70 से ज्यादा होंगे, हम उन सभी को नहीं जानते, लेकिन हम जिन मंत्रियों को विशेष रूप से जानते हैं वो यही कैबिनेट के मंत्री ही होते हैं। यानी कि ये एक्चुअल में मंत्री हैं और यही एक्चुअल में सरकार है। तो इनके बारे में थोड़ी डेप्थ जानकारी के लिए आइए हम चर्चा करते हैं कि संविधान में इनके क्या भाग हैं और इनके कार्य क्या हैं, इन्हीं को ही हम सरकार क्यों मानते हैं। इन छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कैबिनेट, कैबिनेट का उल्लेख पहले तो ये देख लेते हैं कि संविधान में कहाँ किया गया है और किस रूप में किया गया है। कैबिनेट शब्द का संविधान में, मूल संविधान में कोई विवरण नहीं था, कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 के अंदर किया गया था। 74 में हम जानते हैं कि लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, और 75 में लिखा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। तो ये जो प्रावधान थे मंत्रिपरिषद के लिए थे, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कहीं पर भी मूल संविधान में नहीं था। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया संशोधन करके ये शब्द ऐड किया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा भारतीय संविधान के अंदर एक नया शब्द ऐड किया गया, और ये ऐड किया गया था आर्टिकल 352 के अंदर, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित हैं। और उस समय 1975 के अंदर प्रधानमंत्री ने एक कॉल पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करवा दी थी। और राष्ट्रीय आपात कितना भयानक है, इसके बारे में हमने जो इमरजेंसी प्रोविजन वाला पोर्शन एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर डिटेल में चर्चा की थी। तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 352 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के अंदर 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये मंत्रिमंडल शब्द ऐड किया गया था। और ये उसमें तो केवल इतना लिखा गया था कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करेंगे। और वहीं से ही समझ में आया कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से अलग एक शब्द है। और ये मंत्रिपरिषद, फिर जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसके अंदर हमने हमारी मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, संरचना के बारे में बात की थी। तब बताया था कि जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो अलग अलग प्रकार के मंत्रियों से बनी हुई है। उन अलग अलग प्रकार के मंत्रियों में जो सबसे पहला मंत्री थे, उन्हीं को ही बोला गया था कैबिनेट। और कैबिनेट के बारे में हम देख लेते हैं कि कैबिनेट एक्चुअल में होता क्या है। तो अभी मैंने बताया कि जिनको हम मंत्री रूप में एज ए व्यक्ति जानते हैं, एज ए नागरिक जानते हैं, वो ही एक्चुअल में मंत्रिमंडल के कैबिनेट के सदस्य होते हैं। यानी कि देश के प्रमुख प्रमुख मंत्री, जिनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मंत्रालय मिलते हैं, उन्हीं को ही कैबिनेट बोलते हैं। इनकी संख्या 15 से 20 मंत्री होते हैं, और ये मंत्री सारे मंत्रिपरिषद के कार्य एक्चुअल में ये मंत्री ही करते हैं, और इन्हीं के ही निर्णय बाकी की मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो आगे फैलाते रहते हैं। तो एक्चुअल जो वास्तविक मंत्रिमंडल है, यानी कि हम जानते हैं कि
जो कार्यपालिका है वो भी दो भागों में बंटी हुई थी कि एक नाम मात्र की कार्यपालिका जो कि राष्ट्रपति है, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद में भी देखा जाए तो मंत्रिपरिषद का भी जो वास्तव में मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिमंडल ही है, क्योंकि सारे निर्णय आखिरकार इसी के ही होते हैं। अब हम इनके बारे में एक छोटी सी चर्चा करते हैं, संक्षिप्त विवरण देते हैं कि मंत्रिमंडल किस प्रकार से सब कुछ है। पहला देखते हैं कि मंत्रिमंडल जो एक्चुअल में मंत्रिपरिषद के नीतियां बनती है उसकी नीति की निर्धारक मंत्रिमंडल ही होती है, यानी कि कैबिनेट डिसाइड करती है कि किसी भी अगर योजना आती है तो इस योजना के प्रावधान कौन कौन से होंगे। अगर सरकार कहीं पर कोई बजट खर्च करना चाहती है तो सरकार का बजट कितना होगा, कितना नहीं, किस चीज पर हम ज्यादा खर्च करेंगे, किस पर कम करेंगे, ये तमाम निर्णय ये जो मंत्रिमंडल है 15 से 20 सदस्यों वाली, इन 15 से 20 सदस्यों की मीटिंग होती है और ये मीटिंग ही सब कुछ निर्धारित करती है। इसलिए मंत्रिपरिषद की प्रमुख नीति निर्धारक कौन है? मंत्रिमंडल है। यानी बाकी के मंत्री तो बस इनके दिए हुए निर्णय को फॉलो करने के लिए होते हैं और किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्णय के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है। अगर वो खिलाफ जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का भी हेड प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि इस एक्स व्यक्ति को मंत्री पद से हटा दिया जाए। हम जानते हैं कि सभी मंत्री एक्चुअल में व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के लिए बाध्य हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात किसी ने नहीं मानी तो उसका मंत्री पद जा सकता है। इसलिए बाकी तमाम मंत्री इस मंत्रिमंडल के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए यही है प्रमुख नीति निर्धारक। दूसरा, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख या उच्चतम कार्यकारिणी है वो भी यही है। उच्चतम कार्यकारिणी होने का क्या मतलब हुआ भाई? उच्चतम कार्यकारिणी होने का मतलब है एक्चुअल में कार्यपालिका का काम क्या है। एक होती है विधायिका। विधायिका का काम होता है विधान बनाना, यानी विधि बनाना, कानून बनाना। कानून बनाने का कार्य विधानसभा या संसद करती है, जबकि उसी कानून को देश के अंदर या राज्य के अंदर लागू करने का जो कार्य होता है वो करती है हमारी कार्यपालिका। और कार्यपालिका हम जानते हैं कि एक्चुअल में कौन होती है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से सारी शक्तियां किसने छीन रखी है? मंत्रिपरिषद ने। और मंत्रिपरिषद की सारी शक्तियां किसके अंदर निहित है? कैबिनेट के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर। इसलिए कार्यकारिणी की जो उच्चतम शाखा है वो हमारी ये मंत्रिमंडल ही होती है। यानी कि देश के अंदर किसी विधान को लागू करवाना है तो उसके लिए कुछ नियम बनेंगे, ये नियम भी कार्यकारिणी बनाएगी। किन अधिकारियों को कितनी शक्ति देनी है, उन शक्तियों पर निगरानी कैसे रखनी है, ये तमाम निर्णय लेने वाली हमारी ये कार्यकारिणी की मंत्रिमंडल ही होती है। इसलिए ये होती है उच्चतम कार्यकारिणी। फिर प्रशासन की समन्वयक। प्रशासन की समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर कैसे हुई? मंत्रिमंडल। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रशासन जितना भी होता है, जितने भी सिविलियन होते हैं, इनकी सिविल सर्विसेज के जितने भी अधिकारी हैं, इनकी राजनीतिक प्रमुख होती है कार्यपालिका। यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होती है वो सभी प्रशासनिक सिविल सर्वेंट होते हैं। इनकी प्रमुख राजनीतिक इकाई होती है कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद की प्रमुख कौन होगी? मंत्रिमंडल। तमाम निर्णय कौन ले रही है? मंत्रिमंडल। इसलिए प्रशासन की जो अंतिम इकाई है वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो कौन है? ये मंत्रिमंडल है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों पर मंत्रिपरिषद के निर्णयों को थोपना हो या प्रशासन के बारे में जानकारी मंत्रिपरिषद को देने का काम कौन करती है? मंत्रिमंडल करती है। इसलिए ये है हमारे प्रशासन की समन्वयक, यानी कि मंत्रिपरिषद और जो सिविल सर्वेंट है, इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेटर का काम करती है वो हमारी ये मंत्रिमंडल ही करती है। फिर देखा जाए राष्ट्रपति को जो सलाह देने का कार्य है वो मंत्रिमंडल का ही होता है। कैसे होता है? पहली चीज तो आर्टिकल 352 कहता है कि राष्ट्रपति को लिखित सलाह मिलेगी अगर मंत्रिमंडल की, तभी वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। और यहाँ पर हमने देखा था कि मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी निर्णय लेती है वो निर्णय तो केवल मंत्रिमंडल के उन पर थोपे जाते हैं। क्यों? वास्तव में अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद के अंदर 70 से ज्यादा मंत्री होते हैं और उनमें से उप मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। हर बार छोटे बड़े निर्णय लेने के लिए इन सभी मंत्रियों की 70 से ज्यादा मंत्रियों की मीटिंग बुलाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अधिकांश निर्णय केवल कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ही ले लिए जाते हैं। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट और चलता है जिसे बोलते हैं किचन कैबिनेट।
किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट का मतलब है इन 15-20 भी अगर प्रधानमंत्री को ज्यादा लगते हैं तो वो 7-8 प्रमुख मंत्रियों को बुला लेते हैं और उनके आधार पर भी कई बार निर्णय थोप दिए जाते हैं, इस उससे बोलते हैं कि किचन कैबिनेट। तो ये जो किचन कैबिनेट वाला कॉन्सेप्ट है ये भी कई बार लागू हो जाता है। यहाँ तो हम कैबिनेट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 15 से 20 मंत्री होते हैं, इनकी मीटिंग बुलाना ज्यादा इजी है और इनके बीच में किसी मुद्दे पर बहस करना और अंतिम निर्णय लेना ज्यादा आसान होता है। क्यों होता है? कल ही मैंने बताया था कि ये सभी एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, यानी कि इनका निर्णय एक समान ही रहता है। कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बाहर आकर जो इस कैबिनेट ने या मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिया है उसके खिलाफ में नहीं बोल सकता, अगर बोला तो मंत्री पद जाएगा। इसलिए ये एक्चुअल में जो सलाहकार का काम करती है वो यही करती है, राष्ट्रपति की सलाहकारी परिषद यही होते हैं कैबिनेट ही। उसके बाद देखा जाए मुख्य आपदा प्रबंधक, अभी जब कोरोना आया था तब हमने देखा था कि प्रमुख मंत्री ही हर बार जनता को संबोधित करने के लिए आते थे। प्रधानमंत्री तो आते ही थे, बाकी कई बार होम मिनिस्टर आते थे, कई बार डिफेंस मिनिस्टर आते थे। ये जो प्रमुख मंत्री थे इन्हीं के ही नियंत्रण में होता था। यानी कि जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी कोरोना के प्रबंधन के लिए, तो फिर प्रबंधन के दौरान निर्णय लिया गया था कि हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग शक्तियां दी जाएगी। कुछ मंत्रियों को सिलेक्ट किया गया था और उनको अलग अलग कार्य दिए गए थे। ये तमाम निर्णय कैबिनेट ने लिए थे और कैबिनेट के मंत्रियों को ही ये काम दिए गए थे। इसलिए आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख कार्य था वो इन्होंने ही किया था। और आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का अधिकार कैबिनेट को ही होता है। इस प्रकार कैबिनेट ही वास्तव में मंत्रिपरिषद की वो क्रियात्मक इकाई है जो हमेशा एक्टिव रहती है, बाकी सब जरूरत पड़ने पर ही एक्टिव होते हैं। और स्पष्ट रखना हमेशा कि मंत्रिपरिषद यानी कि टोटल जो 70 से ज्यादा सदस्यों वाली परिषद है वो परिषद केवल इस कैबिनेट के निर्णयों का प्रसार करने के लिए ही होती है, बाकी उनको कोई विशेष प्रकार के अधिकार मिलने वाले होते नहीं है। ये थी कैबिनेट जिनके प्रमुख कार्यों को देखा, इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश की। अब हम देखते हैं हम सबका प्रियतम टॉपिक, वो है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 74 में किया गया। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। यानी कि पहला उल्लेख मिलता है राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का, वो है हमारे आर्टिकल नंबर 74 में। आर्टिकल नंबर 74 में मिलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेंगे। और इसी आर्टिकल 74 ने आगे चलकर एक घोषणा करवा दी थी कि राष्ट्रपति हमेशा इस मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी है। हालांकि 42 वाला जो संविधान संशोधन था उसके अंदर तो स्पष्ट कर दिया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में थोड़ा संशोधन किया गया और बोल दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार के लिए राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और इसी आर्टिकल 74 ने दो कॉन्सेप्ट नए खड़े कर दिए, एक को बोलते हैं डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव, दूसरी को बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी ज्यूर का मतलब होता है नाम मात्र और डी फैक्टो का मतलब होता है एक्चुअल में फंक्शन करने वाला, यानी कि वास्तविक। तो यानी कि हमारी जो कार्यपालिका है वो एक तो होती है डी ज्योर, एक होती है डी फैक्टो। डी ज्योर का मतलब होता है नाम मात्र की, डी फैक्टो का मतलब होता है एक्चुअल में फंक्शन करने वाले की। तो ये तो होते हैं प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका, और जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो है राष्ट्रपति। इन दोनों नामों को भी ध्यान में रखना, कई बार बड़े एग्जाम के अंदर ऐसे टेक्निकल वर्ड भी यूज होते हैं, तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में ये दो नाम ऐड कर लेना। तो आर्टिकल 74 पहली बार उल्लेख करता है कि प्रधानमंत्री होंगे, और कौन होंगे? इस मंत्रिपरिषद के नेता होंगे। यानी मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री के बारे में यही थी। उसके बाद आर्टिकल 75 लिखा गया। आर्टिकल 75 में बताया गया कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। इन शॉर्ट सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और भारतीय संविधान में केवल इतना लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। अब यहाँ सवाल आता है, हमें तो जानना है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, उसकी क्या योग्यता होगी।
तो आगे लिखा गया कि भारतीय संविधान में तो इतना लिखा गया था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। आर्टिकल नंबर 75 में लिखा गया था नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री की। अब किसकी नियुक्ति होगी, कौन व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो, तो फिर प्रधानमंत्री बनने की दूसरी शर्त रखी गई है आर्टिकल 75 में कि वो व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य है, यानी कि या तो वो लोकसभा का सदस्य है या फिर राज्यसभा का सदस्य है, तभी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार घोषणा की थी और सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक बार ये निर्णय दे चुके हैं कि राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति को, यानी 1997 का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं तब उसका लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। उसको राष्ट्रपति 6 माह के भीतर भीतर संसद की सदस्यता राष्ट्रपति क्या करेंगे, हाँ मतलब जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है उसको 6 माह के भीतर भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर उसने संसद का वो सदस्य नहीं बन पाता है 6 माह में भी, तो फिर उसका पद खाली करवा दिया जाएगा, यानी कि फिर वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। तो पहली शर्त क्या बन गई कि यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो संसद का सदस्य बने। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट मिल जाए कि प्रधानमंत्री की योग्यताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए और उसमें पहला ही स्टेटमेंट लिखा हुआ हो कि उसकी आयु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि 25 वर्ष होगा तभी उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, या फिर अनिवार्य कर दे कि 25 वर्ष आयु से ज्यादा वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान में शर्त है कि उस व्यक्ति को एक तो संसद का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। मान लो किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है और उसको राष्ट्रपति की नजरों में वो देशव्यापी नेता बन गया, यानी कि जो फेमस नेता होते हैं, देश के करिश्माई कुछ व्यक्तित्व होते हैं जिनकी उम्र मायने नहीं रखती, उनके करिश्मे देखे जाते हैं। तो ऐसा अगर करिश्माई व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति है, 20 साल की उम्र में राष्ट्रपति ने उसको मान लो कि प्रधानमंत्री के लिए अपॉइंट कर दिया, तो 6 माह तक के लिए तो उसको सदस्यता ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री बनकर रह सकता है। 6 माह बाद उसे पता चला कि भाई साहब मुझे तो 25 साल की उम्र चाहिए थी, लेकिन मैं तो अभी तक 20 का ही हूं, तो चलो छोड़ देते हैं, 5 साल बाद आऊंगा प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव लड़ने। तो 20 साल का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कि संसद में, संविधान के अंदर इतना प्रावधान है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए। तो इससे आप अनुमान ये मत लगाना कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, क्योंकि ऐसा उल्लेख संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं है। लोकसभा के सदस्य होंगे तो वो भी 25 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य होंगे तो 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और कोई सदस्य है ही नहीं 6 माह के लिए, तो चांस होता ही है उसके पास, तो 6 माह के लिए तो वो कहीं से भी छोटी उम्र वाला भी सदस्य बन सकता है। तो प्रधानमंत्री के पद के बारे में एक चीज आर्टिकल 75 इतना ही कहता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को, नागरिक को, हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो नागरिक को यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी। अगर नहीं है तो 6 माह का ही चांस है, 6 माह के अंदर उसको अपना पद खाली करना पड़ जाएगा। तो ये बात हो गई नियुक्ति के बारे में, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब किसकी नियुक्ति करेंगे, तो यहां पर है बहुमत दल के, क्योंकि संसदीय व्यवस्था है, संविधान के अंदर यह नहीं बताया गया कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जो बहुमत में प्राप्त सरकार है। प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। तो ये जो प्रावधान है ये संसदीय व्यवस्था का है। संसदीय व्यवस्था के अंदर ये फिक्स होता है कि जहां पर संसदीय व्यवस्था है वहां पर बहुमत दल प्राप्त नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए आहूत करते हैं कि आप आइए और प्रधानमंत्री पद की शपथ लीजिए। तो ये जो बहुमत दल प्राप्त जो सदस्य होते हैं, जो दल होता है, उसी के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो नियुक्ति के बारे में दो चीज क्लियर होगी कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, किसकी करेंगे, संसदीय व्यवस्था के कारण बहुमत दल का जो नेता होगा उसी की नियुक्ति करेंगे। तीसरी चीज, क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र संविधान 25 वर्ष बताता है, तो जी नहीं, संविधान ऐसी कोई भी बात नहीं करता है। संविधान केवल कहता है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा से आए चाहे राज्यसभा से आए। हमारे 2-3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के थे, जैसे कि मिसेस गांधी यानी कि इंदिरा गांधी, वो खुद ही राज्यसभा के थे। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो भी तो राज्यसभा के थे। तो राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कंफ्यूज कर सकता है
कि लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर प्रावधान है, ब्रिटेन में लिखा हुआ है कि वही व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है जो उसके लोअर सदन का, यानी कि उनकी जो लोकसभा है, प्रतिनिधि सभा, उस लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल भी है, इंदिरा गांधी जी और मनमोहन सिंह जी, ये दोनों एग्जाम्पल बताते हैं कि राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये आर्टिकल 75 था, जिसके अंदर प्रधानमंत्री के बारे में ये तमाम बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमने बात की थी सदस्यता, कि वो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन सदस्य होना बहुत जरूरी है। अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर भीतर सदस्यता ग्रहण करो, ये प्रावधान है। और बहुमत दल के ही नेता को प्रधानमंत्री बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जिस व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपनी इच्छा से, क्योंकि विवेकाधीन शक्तियां भी हमने राष्ट्रपति की देखी थी, अगर कोई व्यक्ति, कोई प्रधानमंत्री अपने दल का बहुमत खो देता है, विश्वास मत खो देता है, तो फिर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से दूसरे व्यक्ति को आहूत कर सकते हैं, उसे 30 दिन की मोहलत दे सकते हैं कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए। ऐसी घटना क्या हुई है हमारे देश में? जी हाँ, ऐसी घटनाएं तो बहुत बार हुई है। लेकिन अगर एग्जाम्पल लेना हो तो पहले हमारे सबके भाई मोरारजी देसाई जी की 1977 से सरकार बनी थी, और 1979 के अंदर मतलब 80 के आसपास उन्होंने विश्वास मत खो दिया था। तो विश्वास मत खोने की वजह से चौधरी चरण सिंह जी को राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने आहूत किया था कि आप आइए शपथ लीजिए, क्योंकि पहले तो बीजेपी की सरकार चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने विश्वास मत खोया तो चौधरी चरण सिंह जी को, जो कि कांग्रेस से भी थे, तो उनको फिर से आहूत किया कि आप आकर प्रधानमंत्री पद की शपथ लीजिए और अपना बहुमत 1 माह के भीतर भीतर साबित कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि केवल बहुमत दल का ही जरूरी नहीं है, जैसे ही वो अपने विश्वास मत खोते हैं तो राष्ट्रपति फिर अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति, संविधान में लिखा हुआ है, उचित समय देंगे सामने वाले दूसरे व्यक्ति को अपना बहुमत साबित करने के लिए, और ये उचित समय है 30 दिन का है। 30 दिन के भीतर भीतर इनको साबित करना पड़ेगा कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। तो इनकी बात होगी। फिर आता है पदावधि, कि प्रधानमंत्री कितने पद तक अपने कार्यकाल जीते हैं। तो वैसे तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री 5 साल तक रहते हैं, लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। यानी कोई 5 साल का उल्लेख नहीं है कि 5 साल तक प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति रहेंगे। हम मोदी जी को देखकर भावनाओं में बह सकते हैं कि मोदी जी तो पिछले 14-15 सालों से प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन वो मोदी जी हैं इसलिए बने हुए। आने वाले समय में कुछ और भी हो सकता है। और अगर ऐसा कंफ्यूज होने लगो तो 1990 से लेकर 2000 के बीच में काउंट करना कि हमारे यहाँ कितने प्रधानमंत्री आए और कितने गए। तो यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, और प्रसाद पर्यंत रहने का मतलब है संविधान में कहीं पर भी उनके 5 साल के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। और इससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री से रिलेटेड अगर कोई भी बात आए तो ज्यादातर बातें वो संविधान के अंदर है ही नहीं। जैसे कि प्रधानमंत्री की शपथ, तो प्रधानमंत्री नाम की कोई शपथ संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्री रूप में शपथ लेते हैं, और मंत्री किस चीज की शपथ लेते हैं? पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यानी कि वो अपने पद पर जो भी निर्णय लेंगे उसे गोपनीय रखे जाएंगे। और मंत्रिपरिषद के या कैबिनेट के निर्णय आरटीआई एक्ट में भी नहीं आते, यानी कि आप सूचना के अधिकार को वहां पर लागू करके कैबिनेट के निर्णय नहीं ले सकते। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री देश को अक्षुण्ण बनाए रखने और तमाम प्रकार की शपथ लेते हैं, वो परंपरा बनी हुई है। और दूसरा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई 5 वर्ष कार्यकाल नहीं होता है, जब तक वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। यानी कि राष्ट्रपति को जब तक लगता है कि ये बहुमत में है तब तक के लिए ठीक है। जिस दिन लोकसभा ने साबित कर दिया कि ये मंत्रिपरिषद बहुमत में नहीं रही तो फिर उनको हटा दिया जाएगा। वैसे भी परंपरा है कि फिर राष्ट्रपति को हटाने की जरूरत ही नहीं है, ये जो लोग अपना बहुमत खो देते हैं वो अपनी मर्जी से ही इस्तीफा दे देते हैं। तो पदावधि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं, और 5 साल का भ्रम मत रखना। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य कौन कौन से हैं। तो कार्यों के बारे में जाने, इसके लिए आप इतना ध्यान में रखें
कि राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियों के अलावा तमाम कार्य प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होते हैं। तो पूरा देश का संचालन एक्चुअल में प्रधानमंत्री खुद ही करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि फिर वो सब कुछ प्रधानमंत्री होते हैं। आज राष्ट्रपति से ज्यादा हम लोग किसके बारे में जिक्र करते हैं, किसको सरकार मानते हैं? प्रधानमंत्री को। क्यों मानते हैं? कुछ 4-5 विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर सब कुछ क्या है? प्रधानमंत्री हैं। और उनमें से कुछ कार्यों के बारे में जो प्रधानमंत्री स्पेशली करते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ उल्लेख कर रखा है। सबसे पहले सभी मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह राष्ट्रपति को देने का काम आर्टिकल 74 बताता है। कौन करता है? 75 वो कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद नियुक्ति के बाद अगर किसी मंत्री को पद से हटवाना हो, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। और जो मंत्री हैं उनको मंत्रालय आवंटित करने का कार्य, मंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे और मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किस मंत्री को कौन सा मिनिस्टर बनाना है ये कार्य प्रधानमंत्री का खुद का विवेकाधीन अधिकार है। और उसके बाद कल ही मैंने बताया था एक संसदीय सचिव का कॉन्सेप्ट और चलता है, जो चौथे प्रकार के मंत्री होते हैं। संसदीय सचिव प्रधानमंत्री खुद ही नियुक्त करते हैं। फिर मंत्रिपरिषद की तमाम बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। और मंत्रिपरिषद की और चाहे कैबिनेट की हो, प्रधानमंत्री जिस किसी भी बैठक में शामिल है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। सिंपल सी बात है। और उसके बाद आर्टिकल 78 हम जानते हैं प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों से संबंधित है। आर्टिकल 78 में 3 प्रकार के कर्तव्य दिखाए गए हैं। पहला, शासन की व्यवस्था के यानी कार्यपालिका के तमाम कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को दे, विधायिका के तमाम कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को दे, और किसी मंत्री के लिए वे निर्णय को मंत्रिपरिषद के सम्मुख में चर्चा के लिए रखवाना। ये तीनों संवैधानिक कर्तव्य आर्टिकल 78 में लिखे गए, जो कि किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री से। उसके बाद जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। मैंने अभी बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर सब कुछ क्या है? प्रधानमंत्री है। तो पदाधिकारियों के वो नियुक्ति का काम भी वही करते हैं। अब स्पेशली नीति आयोग की अध्यक्षता वर्तमान में कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। और सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये वही बात है जो सबसे ज्यादा भयानक थी 2016 में, नोटबंदी वाली। क्यों? क्योंकि सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि मंत्रिपरिषद जब भी निर्णय लेगी, निर्णय लेने के बाद इस निर्णय को पब्लिश करना यानी जनता को बताने का विशेष अधिकार किसका होता है? प्रधानमंत्री का। इसीलिए प्रधानमंत्री अक्सर शाम को 8 बजे आ जाते थे। आज भी जब भी कोई महत्वपूर्ण और भयानक निर्णय लेना होता है तो वो 8 बजे के मुहूर्त पर ही आते हैं, ताकि लोग पूजा पाठ करके फ्री हुए ही होंगे और एक सरप्राइज दे दिया जाए। ये काम प्रधानमंत्री जी का पर्सनल है, मुख्य अधिकार है मुख्य प्रवक्ता होने का। उसके बाद इससे भी बड़ी चीज, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रमुख, देश में जितनी भी आपदाएं आती है उनके नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग बना हुआ है। उस आयोग के प्रमुख या अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। उसके बाद उसका राज्य स्तर पर एक और संगठन बनता है, उसकी अध्यक्षता सीएम करते हैं। और जो जिले स्तर पर आपदा प्रबंधन का जो एक कमेटी बनती है उसकी अध्यक्षता कलेक्टर करते हैं। तो ये तीनों एक पदानुक्रम में चलते हैं। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री है। तो आपदा के बारे में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, यहाँ भी मैंने बताया था मुख्य आपदा प्रबंधक कौन होते हैं? कैबिनेट होती है। और कैबिनेट के भी प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि वही होते हैं कैबिनेट के प्रवक्ता। तो प्रधानमंत्री एक्चुअल में सब कुछ है। ये शॉर्ट में इसलिए बताए गए क्योंकि इससे पहले राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति सभी के बारे में चर्चा की गई थी। अब शॉर्ट में बोल रहे हैं कि जिनके बारे में हम पहले से ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं उन सब के पीछे जो खड़े हैं वो प्रधानमंत्री है। कहते हैं ना, तुम बस आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। ये प्रधानमंत्री हैं जो सबके पीछे खड़े हैं, और सबसे आगे भी यही है और सबसे पीछे भी यही है, सर्वत्र यही है, हर जगह आजकल प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के बारे में अब इन शॉर्ट में ही सोचकर रखना है कि प्रधानमंत्री वास्तव में है, बाकी सब कुछ दिखावा है, एक्चुअल में प्रधानमंत्री है। इसीलिए हम प्रधानमंत्री को इतना महत्व देते हैं। और शायद ही कोई छोटा सा बच्चा भी हो, उसको भी उसके बारे में उसको भी अगर ये पूछ लिया जाए कि मोदी जी कौन है, तो वो ये जरूर बता देगा कि कल शाम ही 8 बजे टीवी में उनको देखा गया था। यानी कि मोदी जी वो हैं जिनको बच्चा भी पहचान सकता है। क्यों पहचान सकता है? क्योंकि वो वास्तव में सरकार है, यानी कि वास्तव में कार्यपालिका वही है। तो ये एक शॉर्ट
तरीका था बताने के लिए कि सब कुछ क्या है, प्रधानमंत्री ही है। और इनके बारे में जो हो सकता था, जितनी कैजुअल बातें थी और जितनी डेप्थ बातें थी, इनके बारे में चर्चा करने की कोशिश की। आई होप कि ये छोटा से के अंदर जो बताया गया था वो प्रधानमंत्री के बारे में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए।